हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाटिस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो हमारा पैनक्रियाटिस होता है वो पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है। इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाटिस। उसके बाद है हमारा पैनक्रियाज एक एसेसरी ऑर्गन होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। यह एक कंपाउंड ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिस की। ये हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्यूट पैनक्रियाटिस, दूसरा होता है क्रोनिक पैनक्रियाटिस। एक्यूट पैनक्रियाटिस की अगर हम बात करें तो उसमें होता है जब पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन अचानक से होती है तथा कुछ दिनों जैसे 7 से 10 डेज में ठीक हो जाती है, तो उसे हम एक्यूट पैनक्रियाटिस कहते हैं। यह रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन होता है। यह माइल्ड इन्फेक्शन टू सीवियर इन्फेक्शन तक जा सकता है। जो हमारा एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है वो 7 से 10 दिन में अगर ठीक हो जाता है, जैसे पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुआ और वो 7 से 10 दिन में ठीक हो गया, तो उसे हम लोग एक्यूट पैनक्रियाटिस कहते हैं। यह माइल्ड इन्फेक्शन, जैसे छोटा सा कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे लेकर सीवियर इन्फेक्शन तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटिस की। तो क्रोनिक पैनक्रियाटिस में हमारा क्या होता है कि जब पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रहता है और सही नहीं होता है तथा टाइम के साथ साथ बिगड़ती जाती है, तो उसे हम क्रोनिक पैनक्रियाटिस कहते हैं। जो हमारा क्रोनिक पैनक्रियाटिस होता है उसमें हमारा लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रहता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज में हमारा सबसे पहले है गॉल स्टोन, कैलोनोगाइटिस मतलब बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन, हैवी अल्कोहल, अगर कोई हैवी अल्कोहल ले रहा है तो उसके कारण भी हमारा पैनक्रियाटिस हो सकता है। सीवियर इंजरी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी हो। उसके बाद हमारा है इन्फेक्शन, ब्लॉकेज ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, जेनेटिक फैक्टर, हाइपर कैल्सीमिया, जो हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो हमारा हाइपर कैल्सीमिया होता है, उसके कारण भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारा क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, पैनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होने से एंजाइम और हार्मोन आगे नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारा एबनॉर्मल कंडीशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। पैनक्रियाटिक सेल्स में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। उसके बाद हमारा इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद पैनक्रियाटिस हो जाती है। अब हम बात करें इसके साइन की, तो साइन में सबसे पहले हमारा साइन है कुलेन साइंस। कुलेन साइंस में क्या होता है, स्किन का डिस्कलरेशन, स्किन जो होता है उसका डिस्कलरेशन, पेरिम्बिलाइकल रीजन में होता है। जो हमारा टर्नर साइन होता है, दूसरा हमारा है टर्नर साइन, स्किन का डिस्कलरेशन फ्लैंक रिलीजन में होना। जो टर्नर साइड होता है वो स्किन का डिस्कलरेशन फ्लैंक रीजन में होगा। रिबाउंड टेंडरनेस, जो रिबाउंड टेंडरनेस होता है उसमें हमारा क्या होता है, पेशेंट के एब्डोमेन को प्रेस करने पर पेन नहीं होगा तथा जब छोड़ते हैं तब पेन होता है, उसे हम लोग रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। फॉक्स साइन में एब्डोमिनल डिस्टेंस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया।
अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा है पेन इन अपर या लेफ्ट साइड एब्डोमेन, टेंडरनेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, माइल्ड जॉइंटिस, वेट लॉस, पुअर डिजाइनेस, डायबिटीज। उसके बाद है एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, गैस फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमारा सबसे पहला होता है हिस्ट्री कलेक्शन करना। जो पेशेंट आया उसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। अब इसमें हमारा लैब टेस्ट में क्या क्या होता है, तो पहला होता है एंजाइम, दूसरा है सीबीसी। सीबीसी में हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, सीरम एनालिसिस। उसके बाद एलएफटी टेस्ट होता है। एलएफटी में हमारा इंक्रीज बिलिरुबिन देखा जाता है। एएसटी, एलओएच टेस्ट, जो हमारा एलएफटी के टेस्ट होता है उसमें हमारा पहले इंक्रीज बिलिरुबिन देखते हैं, उसके बाद एएसटी। एएसटी का फुल फॉर्म होता है एस्पिरेटेड एमिनो ट्रांसफेरेज। दूसरा हमारा है एलओएच टेस्ट। एलओएच टेस्ट, जो एलओएच होता है उसका फुल फॉर्म होता है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसाइट। एलओएच का फुल फॉर्म होता है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसाइटी। उसके बाद हमारा होता है सी रिएक्टिव, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। अब रेडियोलॉजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा आता है सीटी, एमआरआई टेस्ट, यूएसजी। अब इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहले तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। पेशेंट को न्यूट्रिशन आईवी फ्लूइड के द्वारा देना होता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को बाहर से पैनक्रियाटिक एंजाइम या इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस जो होता है उसको हम लोग को चेक करते रहना है पेशेंट का। उसके बाद है एनालिजिक। जो एनालिजिक्स होता है उसमें हमारा पैरासीटामॉल जो पेन फीवर को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक में हमारा दिया जाता है सेफ्ट्रिक्सोन जो इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। अब अगर हम बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा है एंडोस्कोपी सर्जरी। इसके द्वारा हम पैनक्रियाटिक डक्ट, जो हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उस डक्ट में से हम लोग बॉलेन इंटर करते हैं, जिससे यह डक्ट को डायलेट कर देती है। दूसरा हमारा है पैनक्रियाटिकोमी। इसमें हमारा क्या होता है, पार्शियली कंप्लीट रिमूव कर देते हैं इसको। जो पैनक्रियाटोमी होता है उसमें हम लोग पार्शियली पैनक्रियाज को रिमूव कर देते हैं। अब बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला है रीनल फेलियर, कार्डियोवास्कुलर में शॉक, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। न्यूरोलॉजिकल में है तीसरा हमारा है न्यूरोलॉजिकल में है इंसेफेलोपैथी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।